ये लड़की जिसे आप देख रहे हैं, इसे 1968 दिसंबर में 2 से ज्यादा हत्याएं करने के आरोप में पकड़ा गया था और इसकी उम्र लगभग तब 10 साल थी। और आज भी ये दुनिया की सबसे छोटी चाइल्ड सीरियल किलर में से एक है, जिसे ना ही सिर्फ बच्चों को मारने में मजा आता था, बल्कि उनके पेरेंट्स को रोता हुआ और परेशान देख उसको बहुत खुशी भी मिलती थी। मैरी फ्लोरा बेल 26 मई 1957 में इंग्लैंड में पैदा हुई थी। उसकी मां बेटी एक प्रोस्टिट्यूट थी। बेटी काम के चलते हफ्तों हफ्तों तक बाहर रहती थी और वो जब सिर्फ 17 साल की थी तब मैरी पैदा हुई थी। मैरी के पैदा होते ही बेटी ने डॉक्टर से कहा कि इस चीज को मेरे सामने से हटा दो, क्योंकि उसको वो बच्चा नहीं चाहिए था और उसको ये तक नहीं पता था कि उसका बायोलॉजिकल फादर कौन है। लेकिन 1 साल बाद ही मैरी की मां बेटी ने एक बेरी बेल नाम के इंसान से शादी कर ली, जिसने मैरी की लाइफ में उसके बाप की जगह ले ली। बेली बेल एक चोर, एल्कोहलिक और क्रिमिनल था। दोनों ही माँ बाप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं करते थे जिससे कि मैरी को एक अच्छी परवरिश मिल सके। मैरी, बेटी और बेली एक छोटे से घर नंबर 70 व्हाइट हाउस रोड, स्कॉटलैंड में रहते थे। इनका घर हमेशा ही बहुत गंदा रहता था क्योंकि कोई भी इसको कभी साफ नहीं करता था। मैं अभी का तो कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, बट इन 1960s व्हाइट हाउस स्ट्रीट एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सिर्फ क्रिमिनल्स रहते थे और यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कुछ ज्यादा ही था, जिसकी वजह से यहाँ पे पुलिस 24 घंटा पहरा देती थी। मैरी के साथ खेलने वाले बच्चे जिनकी उम्र 2 या 2 साल से ज्यादा थी, वो पूरी रात रोडों पे खेला करते थे और उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। बेटी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, जिसके चलते उसने कई बार मैरी को बचपन में जान से मारने की भी कोशिश करी थी। जब मैरी सिर्फ कुछ हफ्तों की थी तो बेटी ने उसको 2nd स्टोरी विंडो से नीचे गिरा दिया था, जिसके चलते मैरी की बॉडी और दिमाग पे बहुत गहरी चोटें आई थी। एक बार तो मैरी ने बेटी की बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, जिसको खाने के बाद मैरी कई दिनों तक बीमार भी पड़ गई थी। और नेबर्स ने भी कई बार ये चीज नोटिस करी थी कि बेटी मैरी को स्वीट्स के नाम पे अपनी स्लीपिंग पिल्स लाया करती है, एंड वो भी तब जब मैरी सिर्फ चलना सीखी थी, ताकि वो अपने काम आराम से कर पाए और मैरी के नाम पे वो लोगों से डोनेशंस ले पाए। बेटी ने एक बार मैरी को एक अननोन मेंटली अनस्टेबल लेडी को बेच दिया था, एंड वो लेडी बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, जिस वजह से उसने बेटी से मैरी को खरीद लिया था। एंड ये बात जब उसकी बड़ी बहन कैथरीन को पता चली तो वो उस लेडी का पीछा करते हुए उसके घर तक गई और उसको समझा के मैरी को वापस लेके आई। बेटी ने अपने रिश्तेदारों से कई बार ये कहा कि मैरी को मुझसे दूर ले जाओ, लेकिन रिश्तेदारों ने उसके लिए साफ साफ मना कर दिया और कहने लगे कि ये तुम्हारी बेटी है और तुम्हें ही इसको पालना पड़ेगा। धीरे धीरे मैरी उस एनवायरनमेंट में बड़ी हो रही थी, एंड हम ये बात सोच भी नहीं सकते कि उसके दिमाग पे क्या असर पड़ रहा होगा। मैरी जब सिर्फ 5 साल की थी तो बेटी अपने क्लाइंट्स को मैरी पे सेक्सुअल अब्यूज करने देती थी, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। मैरी जब सिर्फ 6 साल की थी तो वो अपने एक दोस्त के साथ घूम रही थी और एक बस ने आके उन दोनों को टक्कर मार दी। मैरी तो बच गई, बट उसके दोस्त की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। मैरी के स्कूल फ्रेंड्स का कहना था कि मैरी का नेचर बहुत गुस्से वाला था। कभी तो वो एकदम नॉर्मल रहती थी, बट अगले ही पल वो भड़क जाती थी। मैरी जब सिर्फ 8 या 9 साल की थी तो मैरी स्कूल की हर एक लड़की मैरी से डरती थी और अगर वो उसको ग्राउंड में आते हुए देखती थी तो ग्राउंड छोड़ के भाग जाती थी। भौकाल था यार उसका। मैरी के दिल में किसी के लिए भी प्यार नहीं रह गया था। मैरी की क्लासमेट ने बताया कि मैरी ने एक बार अपने से छोटे बच्चे को गला दबा के मारने की कोशिश की थी। उस बच्चे का चेहरा लाल हो गया था, उसकी नसें दिखने लगी थी। तभी एक बड़े आदमी ने आके उन दोनों को अलग किया। मैरी को प्रिंसिपल के पास लेके गए एंड प्रिंसिपल ने भी उसको बहुत डांटा एंड टीचर्स को उसके इस बिहेवियर के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसको बच्ची समझ के इन चीजों को इग्नोर कर दिया जाता था। मैरी की एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो उसके पड़ोस में ही रहती थी। उसका नाम था नॉर्मा बेल एंड वो मैरी से 2 साल बड़ी भी थी। आई नो उन दोनों के सरनेम सेम है, बट वो दोनों कोई रिलेटिव्स नहीं थे।
दे वर जस्ट गुड फ्रेंड्स। नॉर्मा को अनडायग्नोस्ड मेंटली डिसेबिलिटी थी, जिसके चलते वो चीजों में काफी स्लो थी। एंड जैसे जैसे मैरी बड़ी हो रही थी, उसके मूड स्विंग्स एंड बिहेवियर में चेंजेस नजर आने लगे थे। नॉर्मा मैरी की हर बात मान लिया करती थी एंड इसी नेचर के चलते हुए मैरी अपनी बातों से किसी को भी मैनिपुलेट करके अपनी बात मनवा लिया करती थी। 11 मई 1968 जब मैरी 10 साल की थी और नॉर्मा 12 साल की थी, एक 3 साल के बच्चे को चॉकलेट खिलाने के बहाने चॉकलेट की दुकान पे ले गई और कुछ लोगों को उस बच्चे की लाश 1 घंटे बाद मार्गरेट रोड पे मिली। उसमें से एक इंसान उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल चला गया और जब वो बच्चा ठीक हुआ तो उसने पुलिस को बताया कि वो मैरी बेल और नॉर्मा बेल के साथ उस बिल्डिंग की छत पे खेल रहा था। खेलते खेलते जब मैरी को गुस्सा आया तो मैरी ने इस बच्चे को 7 फीट की ऊंचाई से धक्का दे दिया और धक्का देने से पहले मैरी और नॉर्मा ने इस बच्चे का गला भी दबाने की कोशिश की थी। और जब शाम को पुलिस ने इन दोनों से पूछा कि क्या तुम इस बच्चे को जानती हो, तो इन दोनों ने साफ साफ मना कर दिया और ये भी कहा कि ये दोनों उस घर में कभी गए ही नहीं। उस टाइम पुलिस इन दोनों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाई क्योंकि पुलिस के पास उस टाइम कोई भी सबूत नहीं था। दूसरे दिन एक औरत पुलिस के पास आके कहती है कि मैरी बेल ने मेरी बेटी पॉली हर्मन को गला दबा के मारने की कोशिश की और वहां पे भी पुलिस ने मैरी को बच्चा समझ के समझाया और इग्नोर कर दिया एंड ये सिलसिला चलता रहा। 25 मई 1968 85th स्ट्रीट मार्गरेट रोड पे एक बहुत ही प्यारा और शैतान 4 साल का बच्चा रहता था। उसका नाम मार्टिन ब्राउन था। जिस एरिया में मार्टिन रहता था उस एरिया में बहुत सारी बिल्डिंग्स और घर थे जो कि विक्टोरियन एरा के टाइम के थे। वो घर एकदम खंडर हो गए थे एंड उनकी जगह नए मॉडर्न घर बनने वाले थे। उसी दिन 3 बच्चे एक बिल्डिंग में खेलने जाते हैं और उसी बिल्डिंग की जमीन पर मार्टिन को गिरा हुआ देखते हैं जिसके मुंह से खून और झाग निकल रहा था। वो ये देख के डर जाते हैं और तुरंत बाहर जाके किसी लोकल को इसके बारे में बताते हैं और वो लोकल तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है। एम्बुलेंस के तुरंत आने के बाद नर्स मार्टिन को सीपीआर देती हैं, लेकिन तब तक वो मर चुका था। उनको मार्टिन की बॉडी के बगल से एक एस्पिरिन की बोतल मिली जिससे उनको ये समझ में आ रहा था कि शायद मार्टिन इसको खाने के बाद मर गया हो। लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि उसकी बॉडी में कोई भी दवाई नहीं है एंड मार्टिन की मौत कोई नेचुरल कॉज की वजह से हुई है। जब नर्सेज वहां पे मार्टिन की बॉडी को चेक कर रही थी तो उन्होंने वहां पे 2 लड़कियों को देखा था। एक थी मैरी बेल एंड दूसरी थी नॉर्मा बेल, जिनको देखकर नर्सेज को यही लगा कि ये बच्चे यहाँ पे शायद खेलने आए हैं, तो इसीलिए उनको डांट कर वहां से भगा दिया। वहां से ये दोनों भागकर मार्टिन के घर जाते हैं और दरवाजा खटखटाने के बाद जब मार्टिन की आंटी घर के बाहर आती है तो मैरी उनसे ये कहती है कि one of your sister's child has just had an accident. We think it's Martin, but we can't tell because there is blood all over him. पुलिस को मार्टिन की डेथ एक नेचुरल कॉज या चोट लगने की वजह से लग रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही मैरी ने ये बात एडमिट कर ली थी कि उसी ने मार्टिन को मारा है। बट यहाँ पे भी मैरी को एक बच्चा समझ के और उसकी बातों को इग्नोर करके पुलिस आगे बढ़ गई। 26 मई 1968 मैरी का 11th बर्थडे था और अपने बर्थडे पे नॉर्मा और मैरी ने एक वुडलैंड क्रिसेंट के पास नर्सरी में घुस के बुक्स फाड़ी, टेबल तोड़ी और ब्लैक बोर्ड पे इंक फैला दी और ये सब तोड़ फोड़ करने के बाद दोनों वहां से भाग गई। और जैसे स्कूल स्टाफ को तोड़ फोड़ के बारे में पता चला, इन लोगों ने तुरंत पुलिस को कॉल मिलाया और सब कुछ बताया। पुलिस के आने के बाद पुलिस को यहाँ पे तोड़फोड़ के बीच में 4 नोट्स मिले जिसपे पहले नोट पे लिखा था so that I may come back, जिसपे से दूसरे नोट पे लिखा था we murdered Martin Brown। तीसरे नोट पे लिखा था कि watch out Penny and Parsley और छोटे नोट पे लिखा था you are my seed because Martin go brown, you bet look out these you screws। पुलिस को ये लग रहा था कि कोई अपने मजे के लिए बच्चों को मार रहा है और पुलिस ने इस केस को ये बोल के खत्म कर दिया कि ये किसी बच्चे की शरारत थी
और इसके 2 दिन बाद ही मैरी और नॉर्मा जब मार्टिन के घर गए, मार्टिन को कॉफिन में डाला जा रहा था। तो मैरी मार्टिन की मॉम से कहती है कि आंटी हमें मार्टिन से मिलना है। तो मार्टिन की मॉम ने कहा कि अब आप लोग मार्टिन से कभी भी नहीं मिल पाओगे। उनको ये लगा कि ये क्या हो रहा है, बच्चे को नहीं पता। तो मैरी ने मार्टिन की मॉम से कहा, ओह आई नो ही इज डेड, बट मैं इसको आखिरी बार कॉफिन में देखना चाहती हूँ। आई नो ये सब सुन के आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, बट आप ये मत भूलिए कि वो सिर्फ एक 11 साल की बच्ची थी। इतने सारे लोगों को मारने के बाद इस बार जब मैरी को गुस्सा आया तो उसने नॉर्मा पे हमला कर दिया। मैरी ने बोला कि मैं एक किलर हूँ और मेरे को ये फिर से करना है। मैरी नॉर्मा को मारते हुए एक बिल्डिंग की तरफ ले गई, लेकिन इस बार उन दोनों के साथ बहुत सारे बच्चे थे। तो मैरी से इस बार उन बच्चों ने नॉर्मा को छुड़वा लिया, बट नॉर्मा मैरी से बहुत ज़्यादा डर गई। 31 जुलाई 1968 को ब्रायन हॉवी नाम का बच्चा, जो कि सिर्फ 3 साल का था, वो गायब हो जाता है। ब्रायन हॉवी अपने भाई बहन के साथ अपने घर के बाहर खेल रहा होता है और उन तीनों को खेलता देख मैरी एंड नॉर्मा दोनों उनके पास आके खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते ब्रायन को मैरी एंड नॉर्मा अपने साथ कहीं और ले जाते हैं एंड ये देखते हुए उसकी फैमिली वाले भी कुछ नहीं कहते हैं। बट शाम तक जब ब्रायन वापस नहीं आता है तो उसकी फैमिली वाले चिंता करने लग जाते हैं और उसको कुछ लोगों के साथ मिलकर ढूंढना चालू करते हैं। एंड ढूंढते ही ढूंढते ब्रायन की बॉडी एक बड़े से प्लेग्राउंड के 2 कंक्रीट ब्लॉक्स के बीच में मिलती है। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस आती है तो वो ये नोटिस करती है कि ब्रायन की बॉडी को छुपाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि ब्रायन की बॉडी पे उनको घास पड़ी हुई मिलती है और जैसे ही मैंने बताया उसकी बॉडी 2 कंक्रीट ब्लॉक्स के बीच में पड़ी हुई मिलती है। पुलिस ये नोटिस करती है कि पहले वाले क्राइम सीन से ये वाला क्राइम सीन कुछ अलग था। जैसे मार्टिन के केस में पुलिस को ये क्लियर नहीं था कि उसका मर्डर कैसे हुआ है, लेकिन ब्रायन के केस में पुलिस को चीजें समझ में आने लगी थी। पुलिस को ब्रायन की गर्दन पे फिंगरप्रिंट्स मिले थे, जिससे ये बात साफ क्लियर हो रही थी कि ब्रायन को गला दबाकर मारा गया है। और ब्रायन की बॉडी पे कई चोट के निशान थे जो कि सीजर से बनाए गए थे एंड उसके जेनेटिकल्स के बगल में सीजर से एम लिखा गया था एंड वो वही सीजर थी जो उसके बॉडी के पास में पुलिस को मिली थी। मैरी हमेशा क्राइम्स करने के बाद उन बच्चों के परिवार वालों के साथ में रहा करती थी, क्योंकि उन्हें दुखी देखकर उसे खुशी मिलती थी। ब्रायन की बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो मेडिकल एग्जामिनर ने बोला कि ब्रायन को किसी बड़े इंसान ने नहीं मारा है। इसका मतलब कि मर्डर में इतनी पावर नहीं थी कि वो एक बार में गला दबा के मार पाए, जैसे कि एक बड़े इंसान के पास होती है। और जो फिंगरप्रिंट्स भी गार्डन में मिले हैं वो किसी बच्चे के हैं। पुलिस को ब्रायन के कपड़ों पे ग्रे और मैरून कलर का फैब्रिक मिला था, जो कि उसकी फैमिली में से किसी का भी नहीं था। वो मैरी और नॉर्मा का था। तो सवाल ये उठ रहा था कि मैरी को ये कैसे पता चला कि ब्रायन की मौत में सीजर जैसी कोई चीज शामिल है। फिर मैरी ने नॉर्मा को बताया कि उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और ब्रायन को मारने के बाद उसको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। जब ऑफिसर डॉब्सन ने ये बात सुनी तो वो अपने कानों पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि एक 11 साल की बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन उसके बाद जब डॉब्सन ने मैरी को बताया कि हमें सब कुछ पता चल चुका है, तो मैरी ने कहा, यू आर ट्राइंग टू ब्रेन वॉश मी, आई विल गेट अ लॉयर टू गेट मी आउट ऑफ दिस। उसको 11 साल की उम्र में लॉयर्स के बारे में पता था एंड उसको ये भी पता चल चुका था कि वो फंस रही है, और उसको ये भी पता था कि उसकी मॉम और उसके स्टेप डैड उसकी मदद नहीं करने वाले हैं। फिर इवनिंग में उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ब्रायन और बाकी सबको उसी ने मारा है। 7 अगस्त 1968 को ब्रायन हॉवी की बॉडी को सेमेट्री में दफनाया जा रहा था। तभी डॉब्सन देखते हैं कि सेमेट्री के बाहर मैरी बेल खड़े होकर अपने हाथ मल रही है और ब्रायन हॉवी के कॉफिन को देखते हुए जोर जोर से हंस रही है। तभी डॉब्सन मन में ये कहते हैं, ओ माय गॉड, मेरे को किसी भी तरह इस लड़की को अरेस्ट करना होगा, नहीं तो ये फिर से किसी और की जान ले लेगी। दोनों ही लड़कियों को ब्रायन के मर्डर के चार्जेस में पुलिस ने पकड़ लिया था। तो मैरी वहां पे खुशी से ये बात बोलती है, इट्स ऑल राइट बाय मी, बट नॉर्मा ये बात रोते हुए कहती है, आई विल पे यू बैक फॉर दिस। एंड कोर्ट के ट्रायल्स के दौरान दोनों की उम्र देखते हुए
सिर्फ मैरी को ही कुछ साल की सजा होती है। मैरी को उसके दोनों आरोपों के लिए दोषी नहीं माना जाता है, बल्कि उसको डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हुए ट्रायल्स में रखा जाता है। डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा क्रिमिनल लॉ है which allows defendants to argue that they should not be held fully criminally liable for their actions, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं है एंड जो उन्होंने क्राइम करा है वो अपने पूरे होशो आवाज में नहीं किया है। एंड वैसे भी सारे मर्डर्स मैरी ने किए होते हैं, नॉर्मा उनको बस खड़े होके देखा करती थी। तो जूरी के इस फैसले के बाद नॉर्मा जोर जोर से खुशी में ताली बजाने लगी और पीछे बैठकर मैरी रो रही थी। उस वक्त कोर्ट में मैरी के साथ उसकी माँ बेटी और उसकी ग्रैंड मदर भी थी। एंड एक बार फिर से मैरी के नाम का फायदा उठा के बेटी ने लोगों से डोनेशंस लेना चालू कर दिया था। सितंबर 1977 जब इसको एक अडल्ट जेल में भेजा गया तो ये और एक लड़की वहां से भाग गए और इनने 3 दिन तक छुपने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी उन्हें पकड़ लिया गया। मैरी को बाकी कैदियों से अलग रखा गया और उसको वहां पे तब तक रखा गया जब तक वो असली दुनिया के लिए फिट ना हो जाए। मैरी की उम्र 23 साल थी जब उसको एक नई पहचान मिली और उसको समाज में छोड़ दिया गया। 4 साल बाद उसने अपनी एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन जब उसकी बेटी टीनेजर थी तो मीडिया ने उसका पता लगाया और उसके पास जाके उसकी माँ की सारी सच्चाई बता दी, जिसके बाद दोनों को छुपना पड़ा और एक नई पहचान लेनी पड़ी। फिलहाल मैरी की उम्र 60 साल है, बट उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है। कुछ लोग मानते हैं कि मैरी अभी भी किसी कंट्री में अपना नाम बदल के रह रही है, लेकिन हम लोग ये बात भी कभी नहीं भूल सकते कि मैरी बेल दुनिया के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर में से एक है। लेकिन इस केस के बारे में आपका क्या कहना है कि अगर मैरी बेल ऐसे फ्रीली घूम रही है तो वो उसके आसपास के लोगों के लिए और इस दुनिया के लिए सेफ है कि नहीं?